रिवीजन में सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे। क्वाड्रेटिक ऐसे डिफाइन की जाती है जिसमें ए बी सी कोएफिशिएंट्स होते हैं, रियल नंबर होते हैं। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डिवाइड हुए, जहां पे डी डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसके अलावा जो होता है रूट्स अल्फा बीटा अगर होते हैं तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिफाइन कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस ऑफ रूट्स का भी फार्मूला आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, रूट डी बाय मॉड ऑफ ए होता है, सिर्फ ए नहीं होता है। क्योंकि इस पे अगर आप देखेंगे 2017-18 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बाद में भी क्वेश्चन नहीं आए लेकिन आ सकते हैं। और इस पे जनरली इजी क्वेश्चन आता है, तो प्रीवियस ईयर में 3-4 क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन बनाया जाता है। मोस्टली वैसे ही क्वेश्चंस इसमें फ्रेम किए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कुछ लोग इसको याद भी नहीं रखते हैं, ऐसे बोलते हैं कि सर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख लूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म में लिख के भी वो याद रखते हैं। लेकिन फार्मूला याद रखेंगे तो एग्जाम में कैलकुलेशन कम होगी, स्पीड ज्यादा बढ़ेगी, क्वेश्चन जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये फार्मूला ध्यान रखता हूं। इसके अलावा क्या है, अल्फा बीटा के रूट्स अगर हमें दिए हुए हैं, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी होती है, जैसे क्वेश्चन आपने क्लास 9 10th में किए होंगे, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ऐसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक फॉर्मूले। अब हम रूट्स के थोड़ा डीप में जाते हैं। रूट्स के डीप में जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर कोफिशिएंट्स को रियल नंबर की जगह मैं कर देता हूँ रैशनल नंबर, तो कौन कंडीशन क्या चेंज होती है, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो अब हम देखते हैं। तो रैशनल कोफिशिएंट्स के केस में दो तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोफिशिएंट्स लिख देता है रैशनल और आपको बोलेगा कंडीशन बताओ या कोई वैल्यू बताओ कि जिससे इसके रूट्स भी रैशनल होने चाहिए। तो रैशनल कोफिशिएंट्स के केस में ही रैशनल रूट्स का क्वेश्चन बनाया जाता है। तो उसमें कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि अगर ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो अंडर रूट डी जो है अगर ये भी रैशनल हो जाएगा, ये तभी होगा जब डी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी रूट्स रैशनल आएंगे। तो ये कंडीशन होती है, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का। इसके अलावा जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनाया जाता है वो है, कई बार क्या होता है किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट दे देता है, वो भी रैशनल रूट देगा p प्लस रूट क्यू। उसमें वो कंडीशन लिख लेगा कोफिशिएंट्स ए बी सी जो है वो रैशनल है, क्वेश्चन में लिखा होगा। दूसरा रूट आपको वो नहीं देगा और ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिए दूसरा रूट ऑटोमेटिकली p माइनस रूट क्यू हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस रूट डी और माइनस रूट डी। अगर ये इरेशनल नंबर आ तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, एक में प्लस में आएगा और एक में माइनस में आएगा। इसीलिए प्लस रूट क्यू और माइनस रूट क्यू की फॉर्म में वहां पे ये कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड दो जेईई के क्वेश्चन। पहला 2019 का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा है PQ बिलोंग्स टू रैशनल। वैसे जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो वहां रियल लिखा था, इसलिए वो क्वेश्चन बोनस हो गया था। लेकिन अगर रैशनल लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 1 रूट 2 माइनस रूट 3 है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इस क्वांटिटी का दूसरा रूट क्या होगा, 2 प्लस रूट 3 होगा। अभी मैंने आपको बताया कॉन्जुगेट पेयर होते हैं, p प्लस रूट क्यू, p माइनस रूट क्यू। फिर आप अल्फा प्लस बीटा से p निकालेंगे, अल्फा बीटा से q निकालेंगे और p और q आ जाएगा, तो आप चारों में से कोई भी क्वाड्रेटिक डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आपका सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन और कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ होता है कि एक वैल्यू है x की 2 माइनस रूट 3, उसको अगर आपको पुट करना है किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन आपको इस तरह से लिख सकता है x4 प्लस 5x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन को लिख सकता है। ये एक हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने देखेंगे, क्वेश्चन किए होंगे प्रीवियस ईयर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन बनाया जाता है जिसमें 2 प्लस आइटा रूट 3 ऐसा कुछ वहां पे लिख देता है और बोलता है कि x की वैल्यू यहाँ पे वो पुट करो और उससे जो आंसर आएगा वो आपको बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में भी आ सकता है कि आप x की जगह ये वैल्यू पुट करो और इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करो। तो वैसे वाले क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू पुट करके इवैल्यूएट करना मुश्किल होता है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है। इसका एक फास्ट तरीका होता है, हमें जो वैल्यू दी हुई होती है उससे हम x में एक क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, इसकी वैल्यू लिखते हैं 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 लिख के इसको होल स्क्वायर करके यहाँ पे x में बन जाती है क्वाड्रेटिक। जैसे यहाँ पे सॉल्व करके आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें ये वैल्यू पुट करके इसमें आंसर निकालना है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे इस वाली वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को जिसमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे, मतलब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से इसको करेंगे हम यहाँ पे डिवाइड। और इससे जो डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होता है आंसर, वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता है। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, दो वैल्यूज आती है, एक आता है क्वोशिएंट और एक आएगा यहाँ पे नीचे रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर ही आंसर क्यों आता है, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिस मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखेंगे तो देखिए उससे क्या आएगा, यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन में आएगा क्वोशिएंट प्लस में आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे अगर इसको मैं इसकी फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, तो अगर मैं x की जगह पुट करूंगा 2 माइनस रूट 3, तो यहाँ 2 माइनस रूट 3 पुट करूंगा और ये इसके बराबर है, इसका मतलब मैं यहाँ 2 माइनस रूट 3 पुट करूँ और यहाँ 2 माइनस रूट 3 पुट करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि ये इसी का रूट है। तो यहाँ से हमारे रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी और वही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी बनाया जाता है। तो इस तरह से इरेशनल रूट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेन का ही क्वेश्चन है जिसपे हमें यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में किसके रैशनल रूट्स हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल नंबर्स, और इसके केस में हमें बतानी है इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा। अल्फा की इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है, तो नोटिस करिए कोफिशिएंट्स ऑलरेडी रैशनल ही हैं और अल्फा भी रैशनल ही होगा क्योंकि इंटीग्रल बतानी है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू। तो रैशनल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 121 माइनस 24 अल्फा आ जाएगा।
अब अल्फा बोला है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। 0 तो पुट नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही पुट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू अल्फा कितनी देखनी है, वो अगर आपको आइडिया लगाना है, इसमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है, कितनी होगी? यहाँ पे कितनी ही पूछी है। लेकिन अगर बहुत सारी वैल्यूज हो जाए तो आप कैसे करेंगे चेक मैक्सिमम कितनी हो सकती है? उसके लिए हमेशा ध्यान रखिए डी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। उससे आपको अल्फा का अपर बाउंड पता लग जाएगा, दैट इज लेस देन इक्वल टू 5.04। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 5 पुट कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं या अल्फा की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 और 2 पुट करेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं आएगा। 3 4 5 में आ जाएगा कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म करेगा, जैसे 3 पुट करेंगे तो 72 आएगा। 121 माइनस 72 करेंगे तो वो आएगा, दैट इज 49, दैट इज 7 का स्क्वायर। तो ये कंप्लीट स्क्वायर आएगा, इसका मतलब रैशनल रूट्स। तो ऐसी 3 वैल्यूज अल्फा की आएंगी। तो ऐसे इरेशनल रूट्स या रैशनल रूट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे ये तो कंडीशन डिस्कस कर ली। अब रूट से रिलेटेड एक और टाइप के इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, रियल रूट, नॉन रियल रूट, इक्वल एंड रियल रूट। तो इक्वल एंड रियल रूट या रियल रूट्स होता है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसका डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाता है एग्जाम के अंदर। इमेजिनरी रूट्स में ध्यान रखेंगे, अगर कोफिशिएंट रियल है तो इमेजिनरी रूट्स भी पेयर में होते हैं। p प्लस i तक होगा, p माइनस i तक। तो रैशनल कोफिशिएंट्स होते हैं तो इरेशनल रूट पेयर में होते हैं, p प्लस रूट क्यूब, p माइनस रूट क्यूब। और अगर रियल कोफिशिएंट्स हैं तो इरेशनल रूट पेयर में नहीं होते। कौन से रूट्स? इमेजिनरी रूट अगर होंगे तो वो पेयर में होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो कंडीशन है सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए नहीं है, ये किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए होती है। इस पे क्वेश्चन अगर आपको देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी इक्वेशन में दिख सकता है। जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जिसमें क्यूबिक इक्वेशन दी हुई थी। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब x क्यूब प्लस समथिंग करके लिखा हुआ था। उसमें एक रूट आपको दिया हुआ था, दैट इज 2 प्लस 3 आइटम। तो आपको बताना था कुछ तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कुछ तो एक वैल्यू बतानी थी, क्वेश्चन में कुछ तो दिया हुआ था। तो ध्यान रखेंगे उस क्यूबिक में क्या था, जो कोफिशिएंट्स थे वो रियल दिए हुए थे या रियल कोफिशिएंट्स की बात करी गई थी। तो उसके केस में ध्यान रखेंगे अगर एक रूट ये था तो डेफिनेटली दूसरा रूट क्या होगा, 2 माइनस 3 आइटा होगा। और तीसरा रूट हमारा अगर हम अल्फा मान लेंगे यही 3 रूट होंगे। ये दोनों अगर इमेजिनरी होंगे तो डेफिनेटली ये रियल रूट ही होगा। इसीलिए क्यूबिक इक्वेशन के रियल रूट जो हो सकते हैं या तो एक रियल रूट होता है या 3 रियल रूट होते हैं। 2 रियल रूट जैसा नहीं होता, क्योंकि इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में होते हैं। अगर एक ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें जिसके कोफिशिएंट्स अगर रियल है तो ये वहां पे ध्यान रखिए ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे इससे क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ देखिए इसमें लिखा है कितने इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m है जिसके लिए नो रियल रूट है या रियल रूट है। तो ऐसे में एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन स्टेप है जो मैं आपको बताता हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करेंगे नो रियल रूट के केस में तो b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अब हमेशा ध्यान रखिए जिसमें भी डिस्क्रिमिनेंट पे इनइक्वालिटी बनाई जाती है उसमें कॉमन ट्रेंड है इक्वेशन सॉल्व करने का, जिसमें कैलकुलेशन स्टेप सब जगह आपको दिखेगा। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ढंग से तो आप नोटिस करिए b स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3m का स्क्वायर और 4ac वाला 4 यहाँ पे है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिखेगा कि यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा, हमेशा दिखेगा। तो जो जब भी डिस्क्रिमिनेंट पे इनइक्वालिटी होगी तो जो b होगा यहाँ पे उसमें डेफिनेटली 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पे क्या होगा, आप ये 4 को हटा सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको राइट में ले जाके 0/4। ये हमेशा आपको हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन में मोस्टली दिखेगा 99% जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है। इसमें स्टूडेंट यही करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि 4 मल्टीप्लाइड बाय इसको इवैल्यूएट करते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय इसको इवैल्यूएट करते हैं, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। तो वो आपको बड़ी नहीं करनी है, 4 हमेशा ढूंढना है और उसको हटाना है। उसके बाद में कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन आएगी, क्यूबिक भी बन रही है तो उसमें m कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से m ग्रेटर देन 0 आएगा। इसके केस में था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन स्टेप है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अभी मैं और क्वेश्चन बताऊंगा, देखना उसमें भी यही चीज जनरेट होगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ कॉन्सेप्ट देखेंगे दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं, इसके ग्राफ की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन हम लिखते हैं x2 + bx + c। तो इससे रिलेटेड मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पे होती है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a होता है। वर्टेक्स के अबाउट क्वाड्रेटिक का ग्राफ फंक्शन का सिमेट्रिक होता है, पैराबोलिक कर्व होता है। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है -t/4a। आप चाहे तो इसको ध्यान रख लें, नहीं तो x की जो भी वैल्यू आएगी -b/2a पुट करने पे यहाँ पे फंक्शन के अंदर उसी से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डिफाइन होती है। अब अगर इसमें ग्राफ देखेंगे a ग्रेटर देन 0 का, दैट इज अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, अगर x2 का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इस तरह से होता है। इसमें जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसी को हम बोलते हैं दिस इज आवर वर्टेक्स, ये होता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के फंक्शन के ग्राफ के 3 केस होते हैं। इसमें है 2 रियल रूट, एक होता है सिंगल रियल रूट और रिपीटेड रूट, तो उसमें वर्टेक्स पे ही वो रूट है। तीसरा केस होता है जब नो रियल रूट, जिसमें क्वाड्रेटिक का ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस मैंने बनाया अगर a ग्रेटर देन 0 के लिए। अगर a लेस देन 0 देखेंगे तो उसमें सेम 3 ग्राफ बनेंगे, सिर्फ डाउनवर्ड फेसिंग नीचे की तरफ। तो उसके केस में जब ग्राफ बनेंगे तो यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ पे टच होता हुआ ग्राफ, और ये वाला जो ग्राफ है बिलो एक्स एक्सिस बनेगा। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ग्राफ से रिलेटेड, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो इस फंक्शन की वैल्यू देखिए, फंक्शन की वैल्यू का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। तो इस ग्राफ के ऊपर हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव, तो वो फंक्शन की वैल्यू को पॉजिटिव लिख देता है। तो अगर फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके नो रियल रूट होंगे, जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है b लेस देन 0 होगा, अगर a ग्रेटर देन 0 है। तो इसी कंडीशन पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 2021 का, कि ये है एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में देखेंगे तो x2 का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज पॉजिटिव है। तो इससे हमें पता लगता है अपवर्ड फेसिंग पैराबोला।
और अगर इसकी बात हो रही है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा। तो ये वाला ग्राफ आपके दिमाग में आना चाहिए और ये वाला ग्राफ अगर आपके दिमाग में आया तो नो रियल रूट। नो रियल रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। सिर्फ ये कंडीशन सॉल्व करनी है और आप यहाँ पे नोटिस करिए 2 का स्क्वायर और 4, देखिए फिर से 4 जनरेट हो जाएगा। तो उसको अगर आप 4 हटाएंगे तो यहाँ 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन स्टेप फिर से आ गया, डिस्क्रिमिनेंट पे जब भी कंडीशन आएगी ये आएगा। तो ये तो हो गया अगर क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है। सेम क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जा सकता है अगर वो क्वाड्रेटिक का फंक्शन लिख देगा लेस देन 0, ऐसा भी लिख सकता है। तो अगर लेस देन 0 लिख देगा तो उसमें क्वाड्रेटिक ग्राफ हमेशा कहाँ होना चाहिए, बिलो एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो वो इस तरह से ग्राफ होगा। तो उसके केस में कंडीशन क्या लगाएंगे कि a तो लेस देन 0 होगा ही, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। उस केस में a हमेशा जनरली क्वेश्चन में लेस देन 0 दिया हुआ ही होगा। और दूसरी कंडीशन लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0 होगा। ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी होती है। तो इससे बेसिक सा क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड एग्जाम में आता है। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाए गए हैं जेईई में। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो वो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, क्वाड्रेटिक के रूट्स, फंक्शन, ग्राफ, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। उसके बाद में आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चंस जो आपने पढ़े थे, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े बहुत सॉल्व कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है आपको, अल्फा बीटा से रिलेटेड कोई एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, वैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन आप ऑलरेडी 9th 10th में काफी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हायर पावर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें जे एडवांस में भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। 2021 में 3 क्वेश्चन आए, 2022 में भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा होता है, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हमेशा ध्यान रखिए जब भी क्वाड्रेटिक दी हुई होगी तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, नोटिस करिए इसके रूट्स रियल है या नहीं है। अगर रियल रूट्स हैं मतलब ये क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा वो जनरली हम वहां पे अप्लाई करते हैं। अगर रियल रूट का क्वेश्चन नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट है, इमेजिनरी रूट है, तो उसके केस में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसके कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड या डी मोवेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से वो सॉल्व करते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें इसके रियल रूट है, तो जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा जनरली वैसे ही सॉल्व किया जाता है। तो हमेशा एग्जाम में डिस्क्रिमिनेंट को डेफिनेटली आप चेक करिएगा, उसके बाद में ही कॉन्सेप्ट जनरली आप अप्लाई करिए। तो यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जाता है इसके रूट्स की हायर पावर का सम, जैसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अल्फा रेज़ टू पावर 10 बीटा रेज़ टू पावर 10 का सम, या तो सम होगा या डिफरेंस होगा, वो ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं इसमें। जिसको क्वेश्चन में pn लिख देगा, an लिख देगा, एक डिफरेंट एक्सप्रेशन डिफाइन कर देगा। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, तो वहां पे अल्फा की पावर 10, अल्फा की पावर 9, अल्फा की पावर 8 ऐसे दिया होगा, अल्फा की पावर 12, 10 और 11 ऐसे दिया होगा। तो जो भी हायर पावर से कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस होगा तो उसमें 3 पावर्स होंगी और तीनों पावर्स का डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। जैसे 12, 11, 10, 10, 9, 8 ऐसे होगा क्वेश्चन में। तो वैसे वाले क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक है, इसी क्वाड्रेटिक में हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हैं pn, यहाँ पुट कर सकते हैं pn-1 और c मल्टीप्लाइड बाय pn-2, ये हम पुट कर सकते हैं। तो pn बेसिकली क्या डिनोट करता है, इसमें आएगी अल्फा की पावर n, pn-1 डिनोट करता है इसमें अल्फा की पावर आएगी n-1, pn-2 डिनोट करता है इसमें अल्फा की पावर आएगी n-2। यही तो है, यहाँ पे pn के हिसाब से देखेंगे, बीटा की भी वही पावर आएगी। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे रूट्स की पावर 1 1 1 रिड्यूस हो रही और 3 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स है रूट्स की, 3 कॉन्सेक्यूटिव पावर्स पे ही जनरली क्वेश्चन बनाया जाता है। तो 3 कॉन्सेक्यूटिव पावर है रूट्स की 1 1 से रिड्यूस हो रही है। और अगर आप ओरिजिनल क्वाड्रेटिक में देखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही है, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। मैं इसको ऐसे ध्यान रखता हूँ। तो यहाँ पे जो भी अल्फा और बीटा की पावर का सम या सबट्रैक्शन होगा, उसकी भी पावर आपको 1 से रिड्यूस करनी है। वो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में लिखा होता है, उससे आप ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जेईई में 2013 में भी आया, 15 में भी आया, 21 में भी आया, यही सेम एक्सप्रेशन। तो इसमें में देखिए an लिखा हुआ है अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है क्वाड्रेटिक में। a10 a9 a8, तो पावर जो है 10 है, 9 है, 8 है, 1 1 से रिड्यूस हो रही है। क्वाड्रेटिक में भी देखेंगे तो x स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर क्या है, 0 है। तो अब मुझे पता है मैं इसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को यूज करके a10 a9 और a8 में एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ a10, यहाँ a9 और यहाँ a8, 1 1 1 पावर रिड्यूस करके। तो डायरेक्टली मैंने ये एक्सप्रेशन लिख लिया और इसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है a10 माइनस 2a8। तो a10 माइनस 2a8 को मैं एक तरफ लिख लूंगा, 6a9 को इधर ले जाऊंगा, मुझे 2a9 नीचे चाहिए, तो 2a9 यहाँ ले जाऊंगा तो बच जाएगा यहाँ 3, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक है उसमें जो x की पावर ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, वो 1 1 का डिफरेंस है। सेम तरह से कोफिशिएंट्स जो यहाँ पे क्वेश्चन में बनाए जाते हैं अल्फा बीटा की पावर, उसमें भी 10 9 8 इस तरह से कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स होती है। तो उसी क्वाड्रेटिक में आप 10 9 8 यहाँ पुट कर दीजिए, an वो आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इससे क्या होता है, क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना चाहिए और इससे रिलेटेड जे एडवांस में भी क्वेश्चंस काफी बनाए जाते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉमन रूट्स का कॉन्सेप्ट। इसमें भी प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, दो कॉमन रूट है क्वाड्रेटिक के या एक कॉमन रूट है। पहला केस अगर हम देखेंगे, दो कॉमन रूट का मतलब होता है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो
और कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल होगा। बस ध्यान ये रखना है, इसमें कांस्टेंट टर्म जो है इक्वल टू के दोनों लेफ्ट में होनी चाहिए, दोनों राइट में। ऐसा नहीं हो कि एक लेफ्ट में और एक राइट में, वो मिस्टेक नहीं करनी है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आता है? कब लिखा होता है क्वेश्चन में दो रूट आइडेंटिकल होंगे? क्वेश्चन में ऐसा कभी डायरेक्टली नहीं लिखा होता कि दोनों रूट आइडेंटिकल होते हैं, तो फिर हमें कैसे पता लगता है? तो वैसे वाले क्वेश्चंस में देखिए 2013-14 में इस पे क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि ये क्वाड्रेटिक है और एक ये क्वाड्रेटिक है। इसमें एबीसी इसमें लिखा हुआ है एक कॉमन रूट। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ दो कॉमन रूट, क्वेश्चन में एक ही कॉमन रूट लिखा हुआ है। तो आपको बताना है एबीसी का रेशियो क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिए एक कॉमन रूट में एक से ज्यादा वेरिएबल की कैलकुलेशन नहीं आती है। रेशियो आएगा तो दो वैल्यूज का ही आएगा, तीन का नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे पता लग जाना चाहिए कि दो ही कॉमन रूट का क्वेश्चन है। आइडिया कैसे लगाते हैं? जो भी क्वाड्रेटिक आपको दी हुई है उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा, मतलब नॉन रियल रूट, मतलब इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट से हमें ये पता लगता है क्योंकि कोएफिशिएंट्स क्या है, रियल है 2 3 4, और इमेजिनरी रूट्स किसमें होते हैं, पेयर में होते हैं। तो रियल कोएफिशिएंट्स से इमेजिनरी रूट्स पेयर में होंगे। तो अगर मैं इसके रूट्स की बात करता हूं तो इसके रूट होंगे अगर p प्लस आइटा क्यू, तो दूसरा रूट होगा p माइनस आइटा, यही होगा। और जो दूसरी क्वाड्रेटिक है उसके भी देखिए रियल कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं और इसमें एक रूट कॉमन है। तो अगर हम मान लेते हैं एक रूट कॉमन p प्लस आइटा क्यू है, तो इसका डेफिनेटली दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस आइटा क्यू होगा, क्योंकि इसके रियल कोएफिशिएंट्स है। रियल कोएफिशिएंट्स में कॉन्जुगेट रूट पेयर में होते हैं। तो ऐसे केस में दो रूट ही कॉमन है, एक रूट कॉमन नहीं है। क्वेश्चन में मिसगाइड करने के लिए एक कॉमन रूट दिया हुआ है, तो ये पता लगता है। तो अगर दो कॉमन रूट है मतलब सेम क्वाड्रेटिक है, मतलब बोल सकते हैं a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4। तो a/b/c क्या आएगा, 2:3:4। ये हम बोल सकते हैं, डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक कॉमन रूट ही क्वेश्चन में लिखा होता है, दो जनरली कॉमन रूट क्वेश्चन में नहीं लिखता है। इस तरह से आपको इमेजिनरी रूट्स की जो कंडीशन है, जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था, वो अप्लाई करके चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वन कॉमन रूट की कंडीशन, केस नंबर सेकंड। इस पे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं कि क्वाड्रेटिक का एक कॉमन रूट है। एक कॉमन रूट को सॉल्व कैसे किया जाता है, आपको कंडीशन तो मोस्टली पता ही होगी कि कॉमन रूट अगर अल्फा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, तो ये दो इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक की। और इसको फिर हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्रेमर्स रूल से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम ये कुछ बड़ा सारा एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये एक्सप्रेशन आप चाहें तो याद रख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिखा जाता है। अल्फा स्क्वायर जब लिखते हैं तो b1c2 माइनस b2c1 आता है नीचे। अल्फा जब लिखते हैं तो यहाँ माइनस साइन आता है, जैसे डिटरमिनेंट होता है सेकंड टर्म के लिए, तो माइनस अल्फा के लिए आता है a1c2 माइनस a2c1 नीचे। फिर c1 के लिए कांस्टेंट के लिए लिखते हैं तो यहाँ 1 लिखते हैं और यहाँ आता है a1b2 माइनस a2b1, ये हम यहाँ पे लिखते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में मेरे हिसाब से डिस्कस किया जाता है, जिसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करने का तरीका। ये वही तरीका है, x की जगह अल्फा स्क्वायर है, y की जगह अल्फा है। अब चाहे तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बिना इसके फॉर्मूले की याद करे भी आप ये क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। तरीका क्या है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं 2020 का। इसमें लिखा है अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, अल्फा गामा रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक में एक कॉमन रूट है अल्फा, तो ये अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशंस तो हमने लिख ली। अब इसके बाद में आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या जो क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लें। गलती ये मत करना, कांस्टेंट दोनों इक्वल टू के लेफ्ट में होना चाहिए, वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं बिना फॉर्मूला अप्लाई कैसे करता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। तो उसका तरीका क्या होता है, हमेशा इस तरह से आप बनाएंगे, दो क्वाड्रेटिक आपको दी हुई होगी, इसका कॉमन रूट हम निकालते हैं। जो फॉर्मूला हमने लिखा ना पहले अभी, उससे कॉमन रूट अल्फा ही निकाला जाता है। तो उसका तरीका क्या है, उसके लिए हम इसको वैसे सॉल्व करने की जरूरत क्या है, हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और सेकंड सबट्रैक्ट करूंगा, तो 3 अल्फा स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ अल्फा की टर्म इक्वेशन बनेगी। -3 अल्फा प्लस 6 अल्फा और सबट्रैक्ट ये करेंगे तो +10 अल्फा माइनस 27 अल्फा इक्वल टू 0 राइट में है। तो इससे देखिए अल्फा स्क्वायर डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया, तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 3 लैम्डा। तो इससे हमने कॉमन रूट निकाला और जो पहले इक्वेशन लिखी थी उससे कॉमन रूट निकालेंगे, सेम ही आंसर आएगा। बट आई प्रेफर दिस मेथड क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, गलती होने के चांसेस कम है। सिंपली आपको सबट्रैक्ट करके ध्यान रखना है, x स्क्वायर की टर्म को एलिमिनेट करना है, जो x आएगा दैट विल बी द कॉमन रूट। और कॉमन रूट मिल गया तो मतलब मुझे अल्फा मिल गया। अब अल्फा मिल गया तो उससे फिर हम कैसे करते हैं सॉल्व, जो कॉमन रूट आता है उसी को आपको क्या करना है, दोनों में से एक इक्वेशन में पुट करना है। जनरली यही आपका नेक्स्ट स्टेप होता है। जैसे यहाँ पे मैं अल्फा पुट कर देता हूँ 3 लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा। तो यहाँ से आएगा 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इक्वल माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। और लैम्डा की वैल्यू 0 के बराबर तो दी भी नहीं है, क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/9। अब हमें लैम्डा पता है, अल्फा पता है, तो बीटा और गामा निकालने में क्या बड़ी बात है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट से बीटा आ जाएगा, क्योंकि अल्फा पता लग गया 3/9 दैट इज 1/3। और आप गामा भी निकाल सकते हैं, तो अगर बीटा गामा लैम्डा सब आ गए तो आप ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं। तो दिस इज द मेथड व्हिच आई प्रेफर। मैं फॉर्मूला याद नहीं रखता, मैं जनरली ये मुझे पता है, ऐसे सबट्रैक्ट करके मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो ये हो गया कॉमन रूट्स का कांसेप्ट। इस पे 9 क्वेश्चंस आए हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस पे क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर्स एग्जाम में जेईई मेन में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट हम रिवाइज करते हैं इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स का 2021 में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन पहले 8 क्वेश्चन आए हैं। इसको क्वेश्चंस को जनरली स्टूडेंट डिफिकल्ट मानते हैं, कंडीशन अप्लाई करना नहीं जानते हैं। हम देखेंगे कि क्या कंडीशन अप्लाई करनी है और हमें याद भी नहीं रखनी है। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, जिस भी क्वाड्रेटिक के लिए लोकेशन ऑफ रूट लगाना है आपको। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रूट यहाँ लाई करता है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। ये आपको ध्यान रखना है, या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, ये ध्यान रखिए। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर जेईई में क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो उसमें आप नोटिस करना x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जान करके 1 ही दिया हुआ होता है।
तो पहला स्टेप ऑलरेडी कंप्लीटेड ही होता है। नहीं भी होता तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, 1 बनाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव जरूर बनाना है। अगर 1 है तो वेरी गुड। तो यहाँ पे पहला स्टेप आपको यही करना होता है। उसके बाद में आप क्या करते हैं, आपको ये पता लग जाता है कि क्वाड्रेटिक ग्राफ अपवर्ड फेसिंग ही होगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। तो शेप फिक्स होगी। शेप हमने सबसे पहले फिक्स करनी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बना के। उसके बाद में आपको ध्यान रखना हमेशा सिर्फ मैक्सिमम 3 ही कंडीशंस लगाई जाती है। पहली कंडीशन लगाई जाती है दैट इज यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये वाला, इसका वैल्यू कहाँ पे, जिस भी पॉइंट के अबाउट वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस पॉइंट से बड़ा है, इस पॉइंट से छोटा है रूट, उस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू नहीं, साइन ऑफ वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा। क्वेश्चन देखेंगे, केस देखेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। ये हम वहां पे लगाते हैं पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन लगाई जाती है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कहां लाया करेगा, दैट इज -v/2a है, उसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी, किससे छोटी होगी। तो इसकी पोजीशन पे लगाते हैं नेक्स्ट कंडीशन। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन हम लगाते हैं थर्ड कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट पे, दैट इज ऑन साइन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट पे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ केसेस में लगाते हैं, कुछ केसेस में नहीं लगाते हैं। कैसे पता लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो इससे रिलेटेड टोटल 5 केसेस हैं, जिसमें से 3 केसेस पे ही अभी तक जेईई में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी 2 केसेस पे भी आ सकते हैं। पहला केस है कि एक फिक्स नंबर जो है वो रूट्स के बीच में लाया करता है क्वाड्रेटिक के। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे देखिए 2013 का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ए बतानी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसमें नोटिस करिए जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, +1 है जो मैं बता रहा था आपको, और इसका जो रूट है वो यहाँ पे एक रूट 2 को एक्सीड करता है, दूसरा रूट 2 से छोटा है। इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू 2 है इट लाइज बिटवीन द रूट्स। यही तो हो गया, द के लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे मैंने 2 बना लिया, एक रूट से बड़ा है, एक रूट से छोटा है। आप सिंपल एक्स एक्सिस पे ये बना सकते हैं, ये आपको पता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन की शेप हमें पता है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ये आपको बनाना है। सिर्फ इतनी सी चीज आपको बनानी है। उसके बाद में हमें पता है 3 कंडीशन लगानी होती है। साइन ऑफ वैल्यू एट द पॉइंट, पॉइंट क्या है यहाँ पे 2 की बात हो रही है, इस पे आपको देखना है फंक्शन का साइन क्या है। तो ध्यान रखिए यहाँ मैंने एक्स एक्सिस बनाई है, वाई एक्सिस ऑलरेडी यहाँ पे है, ये वाई एक्सिस के नीचे वाला रीजन है, ये वाई एक्सिस के ऊपर वाला रीजन है। तो x इक्वल टू 2 पे अगर आप साइन देखेंगे तो 2 पे जो वैल्यू है x एक्सिस के नीचे लाई करती है। 2 पे वैल्यू अगर x एक्सिस के नीचे लाई करती है तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 2 अगर यहाँ पुट करेंगे तो fx की वैल्यू नेगेटिव आएगी, बिकॉज़ f ऑफ 2 इज लेस देन 0। तो साइन पे पहली ये जो कंडीशन है यहाँ पे हम ये अप्लाई करते हैं, दैट इज f ऑफ 2 इज लेस देन 0। ये कंडीशन हो गई पहली। हमेशा पॉइंट पे साइन क्या है वो आपको पहले अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ पे, तो वर्टेक्स की पोजीशन का मतलब ये, इसका आपको देखना है x कोऑर्डिनेट। तो अब ये जो x कोऑर्डिनेट है ये यहाँ पे है -b/2। अब -b/2 इस ग्राफ के हिसाब से मुझे दिख रहा है लेस देन 2, और जो भी पोजीशन लगाई जाती है वो जिस पॉइंट के अबाउट होता है उसी के हिसाब से देखते हैं, उससे छोटा है या उससे बड़ा है। लेकिन इस डायग्राम में तो -b/2 मुझे 2 से छोटा लग रहा है। हमेशा सोचिए कि आप ऐसा ग्राफ बना सकते हैं जिसमें -b/2 है, 2 से बड़ा हो और फिर भी ऐसा डायग्राम बन जाए। पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। मैं इसका ग्राफ ऐसे बना लूं, यहाँ पे इस तरह से। अभी भी रूट देखिए अल्फा बीटा जो है 2 के बीच में है, लेकिन ये -b/2 है, 2 से बड़ा है। तो इसके केस में हम ये बोलेंगे कि -b/2 पे हम कंडीशन ही नहीं लगा सकते। तो ये कंडीशन नहीं लगा सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है, और हमेशा कंडीशन इसी पॉइंट के अबाउट लगाई जाती है जो क्वेश्चन में दिया होता है, इसलिए इस पे कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। थर्ड बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन। तो डिस्क्रिमिनेंट पे भी यहाँ पे मैं कोई कंडीशन नहीं लगाऊंगा, ये मुझे कैसे पता लगेगा। तो आप अब इसको नोटिस करिए, जो हमने ग्राफ बनाया है उस ग्राफ के हिसाब से इसके रियल रूट हमेशा एग्जिस्ट करते हैं ना, आपको दिख रहा है क्योंकि 2 रियल रूट हैं। अगर 2 रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं ग्राफ के हिसाब से, और अगर आप कोई ऐसा ग्राफ नहीं बना सकते जिसके लिए 2 इज लाइंग बिटवीन द रूट्स, तो हमेशा क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा। तो उस पे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो लगा सकते हैं लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसका मैं आइडिया आपको ये देता हूं कि जब भी आप अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाएंगे और उसमें अगर आपको किसी भी एक पॉइंट पे नेगेटिव साइन मिल गया है, डेफिनेटली कि नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव से ये पॉजिटिव तो जाएगा ही क्योंकि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो उसके डेफिनेटली रियल रूट होंगे, और डेफिनेटली रियल रूट होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो लगा सकते हैं डी इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 की कंडीशन तो लाई करेगी नहीं, क्योंकि इसके केस में 2 बिटवीन द रूट्स तो लाई करेगा नहीं, क्योंकि एक सिंगल रूट है, 2 रूट के बीच में कैसे करेगा लाई। तो ये कंडीशन आप चाहें तो लगाएंगे, कैलकुलेशन बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यही 3 कंडीशन लगानी थी, तो इसमें सिर्फ आएगी कंडीशन f ऑफ 2 इज लेस देन 0। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में लिख देगा, जैसे तो यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिख देगा 0 लाइज बिटवीन द रूट्स, तो आप बोलेंगे f ऑफ 0 इज लेस देन 0। क्या बोलेगा, एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है, इसका भी मतलब क्या है, 0 लाइज बिटवीन द रूट्स, f ऑफ 0 इज लेस देन 0। सब केस में आपको यही कंडीशन लगानी। तो ये हो गया पहला केस जिसमें एक पॉइंट 2 रूट्स के बीच में करता है लाइन। सेकंड केस है दोनों के दोनों रूट जो है उस फिक्स नंबर k से या तो बड़े हैं या छोटे हैं। जैसे 2015 का क्वेश्चन लिखो, इसमें लिखा है हर एक रूट 3 से बड़ा है, तो आप डायग्राम बनाएंगे, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, 3 से बड़े हैं दोनों के दोनों रूट। तो यहाँ पे 3 बना दिया और दोनों के दोनों रूट मैंने यहाँ बना दिए, दोनों के दोनों 3 से बड़े हैं, तो इस तरह का मैं डायग्राम बना सकता हूँ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको कंडीशन लगानी है साइन ऑफ वैल्यू एट द पॉइंट। तो f ऑफ 3 आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है वैल्यू x एक्सिस के ऊपर है, तो f ऑफ 3 क्या होगा, पॉजिटिव। ये लगाएंगे कंडीशन। अब आपको देखना है और पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम हो सकता है, इसके अलावा और भी डायग्राम हो सकता है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कैसा भी डायग्राम बनाएंगे इसके केस में वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हमेशा 3 से बड़ा ही होगा। क्यों होगा बड़ा, क्योंकि दोनों रूट 3 से बड़े हैं, तो दोनों के मिड पॉइंट जो होता है वही तो वर्टेक्स होता है, वो भी 3 से बड़ा होगा, तो ये कंडीशन लगाएंगे। तीसरी आगे डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन।
डिस्क्रिमिनेंट के केस में ये भी हो सकता है डायग्राम, ये भी हो सकता है। पहले वाले केस में ऐसा डायग्राम नहीं बना सकते थे क्योंकि 2 उनके बीच में था। और इसके अलावा ऊपर वाला डायग्राम भी हो सकता है क्योंकि अपवर्ड फेसिंग भी हो सकता है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो डिस्क्रिमिनेंट के केस में, इस केस में क्या होगा, उसके केस में हमें दिख रहा है राइट साइड में ही दिख रहा है, लेकिन कभी भी वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि डेफिनेटली ये वाला डायग्राम हमेशा नहीं होगा, ये वाला डायग्राम भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन लगानी है। पिछले वाले में जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि वहां पे डेफिनेटली 2 के बीच में था, तो 2 पे वैल्यू हमने ऑलरेडी लगा दिया था, f ऑफ 2 इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 आ गई थी, तो अपवर्ड फेसिंग है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगी, तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा ही, रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे जिस पॉइंट पे कंडीशन लगाई है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, नेगेटिव किसी पॉइंट पे कंडीशन नहीं लगी है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन लगानी जरूरी है। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब ये हो गया क्वेश्चन। अब आपको इन तीनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो आंसर आता है उसका इंटरसेक्शन लेना होता है, वो आपका आंसर आता है, कैलकुलेशन आप कर लेना। नेक्स्ट है थर्ड केस। इसमें लिखा है दोनों रूट दो नंबर के बीच में लाई करते हैं। तो अभी तक तो एक नंबर था, एक नंबर से दोनों बड़े, एक नंबर से दोनों छोटे, या एक नंबर दोनों रूट्स के बीच में। अब दो वैल्यूज के बीच में जो है वो लाई करता है रूट्स के बीच में। जैसे लिखा है 2019 का क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट ये हमें दे दिया, एंड दे लाई इन द इंटरवल 1 to 5। अब 1 to 5 के बीच में ही दोनों रूट्स हैं, तो 1 to 5 बना लिया, इसके बीच में अल्फा बीटा रूट्स बना लिए। तो क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ऐसा ही डायग्राम हमारा बनना चाहिए, ये हमें यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है, इसी के बीच में ये रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब कंडीशन किस पे लगाएंगे? तीन ही हमने बताया, साइन ऑफ वैल्यू एट द पॉइंट। तो 1 पे साइन देखिए पॉजिटिव, 5 पे साइन देखिए पॉजिटिव, तो f1 पॉजिटिव, f5 पॉजिटिव। इक्वल टू 0 मैंने क्यों किया है? क्योंकि एंड पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, 1 और 5 दोनों हो सकते हैं वैल्यू। तो क्वाड्रेटिक का डायग्राम आपका ऐसा भी हो सकता है, इन दोनों पॉइंट से पास करता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके केस में f1 और f5 क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, इसीलिए इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाई। अब पोजीशन ऑफ वर्टेक्स बोलेंगे, अगर दोनों रूट इसके बीच में है तो वर्टेक्स भी डेफिनेटली दोनों के बीच में ही होगा। माइनस बी बाई टू ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, ये भी कंडीशन होगी, ये हमें पता लग गया एक्स कोऑर्डिनेट। लास्ट है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पे लगाया या नहीं लगाया? तो नोटिस करो जिन पॉइंट्स पे कंडीशन उस पे साइन पॉजिटिव है, अगर साइन पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन लगानी है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आप यहां करेंगे। इक्वल टू 0 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है डिस्टिंक्ट, नहीं तो इक्वल टू 0 भी हम कर लेते। तो सिर्फ यही कंडीशन यहां लगाएंगे, तो इन तीनों चारों कंडीशन से जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको सॉल्व ऐसे करना है। इन्हीं तीन केसेस पे क्वेश्चन आए हैं अभी तक जेईई मेन में, दो और केसेस हैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं। केस नंबर 4 है एग्जैक्टली रूट्स लाई बिटवीन टू नंबर्स u एंड v। एग्जैक्टली रूट्स नहीं है, एग्जैक्टली वन रूट है जो दो नंबर u और v के बीच में लाई करता है। तो अगर ये इस तरह से क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दो नंबर है u और v, इसके बीच में एक ही रूट लाई करता है, तो एक रूट मैंने यहाँ बना लिया, बाहर बना लिया। इसमें मैंने बनाऊंगा डायग्राम, तो ऐसा बनेगा। अब आप पे सबसे पहले देखेंगे साइन एट u पे साइन है नेगेटिव, v पे साइन है पॉजिटिव, f ऑफ u लेस देन 0, f ऑफ v पॉजिटिव। तो f ऑफ u लेस देन 0 एक पॉइंट पे ही नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा सॉर्ट हो गया। तो ये हम यहाँ पे लगा देंगे कंडीशन। लेकिन अब आप बोलेंगे सर एक रूट अल्फा यहाँ है, एक बीटा है, अब बीटा को लेफ्ट की जगह यहाँ राइट में भी तो बना सकते हैं, यहाँ पे भी तो बना सकते हैं, एक रूट यहाँ है और एक रूट यहाँ है। तो उसके केस में देखेंगे तो f ऑफ u पॉजिटिव आएगा, इसके केस में देखेंगे तो f ऑफ v नेगेटिव आएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये कंडीशन लगाएं या ये कंडीशन लगाएं। तो अब हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट पे तो कंडीशन की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों में से एक साइन तो डेफिनेटली नेगेटिव है ही। एक्स कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स पे कंडीशन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते, क्योंकि जब दोनों के दोनों रूट इसके बीच में नहीं है, तो वर्टेक्स तो v के आगे भी हो सकता है, v के इधर भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता उसकी पोजीशन, तो वर्टेक्स पे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमने लगा दिया, और ये भी लगाने की जरूरत नहीं। अब इसमें हम ये लगाएं या ये लगाएं, तो उसका एक तरीका होता है, इसीलिए केस काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये बोलते हैं कि डेफिनेटली इन दोनों का जो साइन होगा f ऑफ u और f ऑफ v का, वो अपोजिट होगा। अगर एक का पॉजिटिव तो एक का नेगेटिव, और इसका नेगेटिव तो इसका पॉजिटिव, तो हम कंडीशन लगाते हैं f ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ v इज लेस देन 0। हम ये वाली कंडीशन लगाते हैं, इनका साइन अपोजिट होगा, इसीलिए ये वाली कंडीशन यहाँ पे होती है। नेक्स्ट है लास्ट केस नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है एक रूट u से छोटा है और एक रूट v से बड़ा है। तो यहाँ पे u और v बना लिया, एक रूट u से छोटा है, एक v से बड़ा है, तो यही पॉसिबल डायग्राम होगा। तो इसमें दिख रहा है f ऑफ u लेस देन 0, f ऑफ v लेस देन 0, तो यही कंडीशन लगाएंगे। और किसी भी पॉइंट पे अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, अभी तक हमने जो डिस्कस किया। अब आप बात करिए वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स u और v के बीच में जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्टेक्स यहाँ पे भी हो सकता है। अगर मैं इस तरह से यहाँ क्वाड्रेटिक बना लूं तो वर्टेक्स यहाँ आ जाएगा, तो वर्टेक्स पे हम नहीं लगा सकते कंडीशन, इस पे जरूरी नहीं है, तो यही कंडीशन होगी f ऑफ u लेस देन 0, f ऑफ v लेस देन 0। तो ये हो गया लोकेशन ऑफ रूट्स। तो ध्यान रखा होगा आपने, सिर्फ ये ध्यान रखना है किस किस पे कंडीशन लगानी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे, एक भी पॉइंट पे साइन अगर नेगेटिव आ गया है तो डिस्क्रिमिनेंट पे जरूरत नहीं होती कंडीशन की। पोजीशन ऑफ वर्टेक्स जब हमको डेफिनेटली पता है कि उसी के बीच में होगा, उसी हिसाब से आप कंडीशन लगाएंगे, नहीं तो उस पे भी कंडीशन नहीं लगानी। इसी तरह से हम डिफरेंट कंडीशन लगा के क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। अब ये तो हो गया हमारे लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन। अब लास्ट हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इन्वॉल्विंग फंक्शन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। टोटल 22 क्वेश्चन आए, इसमें सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं मॉड्यूलस फंक्शन से रिलेटेड। जैसे इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है x + 1 का स्क्वायर mod x - 5 = 27/4। इसमें कितने रियल रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, या जो रूट्स आएंगे उसका सम बताइए, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है जो भी मॉड्यूलस फंक्शन है उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से आप हमेशा निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो x = 5 आएगा क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 करके, और x = 5 के अबाउट आप मॉड्यूलस फंक्शन को करते हैं डिफाइन। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के केस में इसको पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे, तो ये बनेगी हमारी क्वाड्रेटिक।
लेस देन इक्वल टू साइन के हिसाब से इसको नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ एक्स माइनस 5। अब आपको ये दोनों केसेस सॉल्व करने हैं, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, इससे रूट निकालिए, ये सॉल्व करिए, इससे रूट निकालिए। रियल रूट्स आपको सिर्फ बताने हैं, सॉल्व भी नहीं करना। तो जिसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाएगा उसमें रियल रूट नहीं होंगे, नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव अगर दोनों में आ जाएगा तो उस हिसाब से रूट्स आ जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आएगी वही लेंगे जो 5 से बड़ी होगी। छोटी होगी अगर वैल्यू 5 से उसको नहीं लेंगे। यहाँ से जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वही वैल्यू लेंगे जो 5 से छोटी होगी। जो छोटी नहीं होगी वो रूट यहाँ से नहीं लेंगे। सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट से काम नहीं चलेगा, ये हमें ध्यान रखना है, यही बच्चे मिस्टेक करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी इस बार आया था, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब इसमें मैं आपको एक फास्ट तरीका बताता हूँ जिसमें आपको केस नहीं लेने पड़ते, ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। तो उसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है जैसे x स्क्वायर प्लस मॉड x इक्वल टू 27/4, ऐसा भी लिखा होता है। तो उसके केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मॉड के अंदर ये जो लीनियर फंक्शन लिखा है यहाँ पे भी वही फंक्शन होता। अगर यहाँ x माइनस 5 होता उसका स्क्वायर होता और उसी का मॉड है, तो उसके केस में इसको हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाले x स्क्वायर को हम लिख लेते हैं मॉड x का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर को मॉड x का स्क्वायर लिख सकते हैं। और मॉड x को हम t मान के सॉल्व कर लेते हैं, तो सिंपल क्वाड्रेटिक होती है t स्क्वायर प्लस t इक्वल टू 27/4, वो सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए कि मॉड के अंदर जो लीनियर फंक्शन है वही यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पे उसी का स्क्वायर किया है, तो उसको आप मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं और उसको आप t मान के सॉल्व कर सकते हैं। एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, दो बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके केस में यार -5 नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर है ऐसा, ध्यान रखिए अब यहाँ मॉड x माइनस 5 की जगह मॉड sin x हो सकता है और यहाँ sin स्क्वायर x हो सकता है, तो उसके केस में भी आप ऐसे कर सकते हैं सॉल्व, मॉड sin x को t मान के, तो t स्क्वायर प्लस t इक्वल टू 27/4, उसको आप फिर सॉल्व कर लेंगे। ये है कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे x की जगह कोई डिफरेंट फंक्शन भी यूज कर लेता है मॉड में, जैसे देखिए रूट x, तो सबसे पहले आप रूट x को t मानेंगे, फिर ये हो जाएगा t माइनस 2, तो इसका आएगा यहाँ पे दैट इज क्रिटिकल पॉइंट t इक्वल टू, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और t लेस देन 2 के लिए डिफाइन करेंगे। ग्रेटर देन 2 के लिए हो जाएगा ये दैट इज t माइनस 2, तो इसको t माइनस 2 ही लिखेंगे, बाकी तो t t माइनस 4 ये वैल्यू पुट कर देंगे। और लेस देन 2 के लिए इसको 2 माइनस t लिखेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन से ओपन करेंगे, तो इसको मैंने 2 माइनस t लिख लिया। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। ध्यान ये रखना है, यहाँ से जो आंसर आएगा उसमें वही वैल्यू लेंगे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, यहाँ से जो आंसर आएगा उसमें वही वैल्यू लेंगे जो लेस देन 2 होगी, उसके अलावा वैल्यूज नहीं लेंगे। और वो जो वैल्यूज ऑफ x आएगी उसी का सम आपको निकालना है। तो फंक्शन चेंज कर सकते हैं, x की जगह रूट x हो गया, डिफरेंट फंक्शन बनाए जा सकते हैं, वहां sin x भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन आया था e की पावर x में ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ देखिए e की पावर x में ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर e की पावर x + 1 - 3, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सेम ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में बनाए जाते हैं क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर e की पावर x है, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है e की पावर x + 1, तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको बताना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी अगर इंटीजर प्लस x है तो आप उस इंटीजर को बाहर ला सकते हैं, इसको सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं 1 को बाहर ला सकता हूँ, इसको सिर्फ e की पावर x ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकता हूँ। अब मुझे दिख रहा है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन में एक ही फंक्शन रिपीट हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर e की पावर x, उसके अलावा सिर्फ कांस्टेंट है, यही मैं आपको बता रहा था, फंक्शन ऑफ x उसमें क्वाड्रेटिक, तो उसको आपको सिंपली t मानना है और सॉल्व करना है। सिंपल आएगी इक्वेशन t स्क्वायर प्लस t माइनस 2, t की दो वैल्यू आ जाएंगी 1 और -2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e की पावर x को अगर आप देखेंगे, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल में यही ध्यान रखना है। उसमें जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, इस वैल्यू को आप यहाँ पे हटा देंगे, तो आपका आंसर सिर्फ ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर e की पावर x इक्वल टू 1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर e की पावर x इक्वल टू 1, तो e की पावर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ पे होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये जो भी वैल्यू है, अगर मैं इस वैल्यू को बोल देता हूँ दैट इज y, तो ये जो y है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको सबसे पहले y की वैल्यू वही पुट करनी होती है, यहाँ जो इंटीजर होता है। अगर यहाँ पे वैल्यू 1.5 आ जाती तो वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाती, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन के बराबर हो ही नहीं सकता। तो y की आपको हमेशा वैल्यू वही पुट करनी है 1, सबसे पहले वही वैल्यू, फिर 1 से बढ़ाते हुए जाइए और 1 से पीछे की तरफ जाइए, 1 से बढ़ाएंगे 1.9, तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आना है। तो हमें दिख रहा है 1 से लेकर के 2 तक जा सकते हैं, 1 से कम कर देंगे अगर y की वैल्यू तो 0 आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो हमें पता लग जाएगा e की पावर x जो है, जो y है वो 1 से लेकर के 2 हो सकता है, 2 ओपन इंटरवल, तो इससे आप फिर x डिफाइन कर सकते हैं, वो आ जाएगा ln 1 से ln 2, उसी तरह से क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ था ln 1 0 होता है, जो 0 से ln 2, उस तरह से वहां पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन, प्रीवियस ईयर जेईई एनालिसिस इन डेप्थ में हमने देख लिया, लोकेशन ऑफ रूट्स, कॉमन रूट्स, हायर पावर ऑफ रूट्स और एक क्वाड्रेटिक इन्वॉल्विंग फंक्शन। ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखिए, और उससे पहले भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए जिसपे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कैलकुलेशन का कहां ध्यान रखना है। तो ये होगा हमारा इस वीडियो का कंप्लीशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो मैं और मोटिवेशन से और अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।